नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। हमारे खास कार्यक्रम नया साल और आपका बजट में स्वागत है आप सभी का। नया साल आने को है और कैशलेस इकोनॉमी के लिए भारत के साथ जनता जी जान से जुटी हुई है। लेकिन नोटबंदी के दौरान कई सेक्टर्स में गिरावट देखी गई, जिससे कई लोगों ने निवेश में हाथ पीछे खींचे। लेकिन इस दौरान भी आप आसानी से निवेश कर सकते हैं, और वो कैसे जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इसने आपकी और हमारी जिंदगी में कुछ अहम बदलाव लाए, और वो बदलाव है कैशलेस इकोनॉमी के साथ जुड़ना। जाहिर सी बात है, आपने आने वाले नए साल में इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ प्लान भी किए होंगे। नोटबंदी के कारण कई लोगों ने अपने प्लान को थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब भी आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस सेक्टर्स आज भी बाहें पसारे आपका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कैशलेस व्यवस्था में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को करना होगा थोड़ा अपडेट, क्योंकि ये तरीका न सिर्फ आपके लिए सेफ है, बल्कि आपको ये जानने में भी आसानी रहती है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह हुआ है या नहीं। इंटरनेट और मोबाइल से आप पहले की ही तरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। घर बैठे प्रॉपर्टी तलाश सकते हैं, लोकेलिटी देख सकते हैं, बाजार में सोने और शेयर मार्केट का हाल पता कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर ली है, तो आने वाला साल आपको न सिर्फ नई सौगातें देगा, बल्कि लाइफ को डिजिटल बनाने का तरीका भी बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पूरा देश साल 2017 में प्रवेश कर रहा है, 2016 की खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन ये जो साल, ये जो दौर है, ये बहुत मायने में अहम है, क्योंकि पहली बार देश पे नोटबंदी जैसा एक बड़ा ऐलान किया गया, और उसकी मियाद भी 31 तारीख को खत्म हो रही है। और उसके बाद इस परिस्थितियों में भारत एक नए साल में प्रवेश कर रहा है, नई उम्मीदों की तरफ प्रवेश कर रहा है। लिहाजा देखना बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग सेक्टर्स पर आने वाला ये पूरा साल आपके बजट पर क्या प्रभाव डालेगा। लिहाजा इस खास पेशकश के जरिए हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट से जानकारी आपको बताएं कि आने वाले साल में आप किस सेक्टर में किस तरह का निवेश कर सकते हैं। या चूंकि जब पूरे देश जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, डिजिटल मनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैशलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आपकी और हमारी भागीदारी जाहिर तौर पर इसमें काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स में आप अगर निवेश की सोच रहे हैं, कैसे अपने बजट को बेहतर बनाएं और निवेश करें, बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। उनका तारीफ एक एक कर करा दूं। भोपाल से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं आदित्य मनिया जैन साहब, जो कि शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। इंदौर से राजेश जोशी जी हैं, जो टैक्स सलाहकार हैं। और इंदौर से ही सिद्धार्थ सराठे साहब हैं, जो कि बीमा सलाहकार हैं, यानी कि इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। रायपुर से रविंद्र कुमार कश्यप जी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो DGM हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और साथ ही राकेश पांडे जी हैं, जो रियल स्टेट कारोबारी हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ में दीपचंद जैन भी जुड़ेंगे, जो कि सर्राफा कारोबारी हैं। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट के अलावा बीमा, बैंकिंग और रियल एस्टेट के अलावा सराफा कारोबार, इन तमाम एक्सपर्ट्स को हमने यहां पर शामिल किया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वो सेक्टर्स हैं जिसके जरिए आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो साल 2017 को कैसे बेहतर बनाया जाए, इन्हीं से स्वागत करें, इनसे चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे मैं राकेश पांडे साहब, चूंकि जब ये बड़ा फैसला हुआ नोटबंदी का, उसके बाद माना जा रहा था कि नोटबंदी के फैसले होने के बाद रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कई जगह दाम जमीनों के बेतहाशा बढ़ गए थे। तो ये माना जा रहा था कि नोटबंदी के इस ऐलान के बाद में वो जमीनों के दामों पर भी असर पड़ेगा, वो नीचे आएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे कि नोटबंदी का फिलहाल इस रियल एस्टेट पर कितना असर पड़ा है, और 2017 में क्या उम्मीदें देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा कदम है सरकार का जो नोटबंदी हुई है। इसकी वजह से एक गवर्नमेंट या शासन की नजर में पता चलता है कि किस सेक्टर में कितना पैसा मूव किया है, जो भी हुआ आने वाले समय में जो बैंकिंग है सरकार जो करने वाली है। लेकिन मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट में इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय में लगातार कुछ शहरों में जमीन की कीमतें बढ़ी, जहां पर डेवलपमेंट हुए वहां पे कीमतें बढ़ी, कहीं रोड हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए तो कीमतें बढ़ी। लेकिन उसका एक कारण था, बिकॉज क्योंकि वहां पे जरूरत थी उस चीज की। आज ये स्थिति है कि पिछले हम 5 साल से देखेंगे, एक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट
लोगों ने बैंकों के थ्रू भी लिया है, लोगों ने जो बिल्डरों ने बैंकों के पैसे अपने प्रोजेक्ट में लगवाए हैं, उनसे लोन लिया है, प्राइवेट इक्विटी से पैसे आए हैं और कस्टमर से पैसे आए हैं। और रियल एस्टेट मार्केट पिछले 5-7-8 साल से अगर मैं बोलूंगा हिंदुस्तान में मकान, फ्लैट या प्लाट काफी कुछ लोन बेस्ड हो गया। लोगों ने बैंकों से काफी 60-70-80% जैसी भी उनकी एलिजिबिलिटी लोन से पैसे लिए हैं और अपनी प्रॉपर्टी को परचेज किया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा जो ट्रांजैक्शन है बैंक के माध्यम से ही हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जो चीज हुई है ये एक बदलाव है जिसको हम महसूस कर रहे हैं, एक फ्रेश एयर है और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि कीमतें कम भी नहीं होंगी और लोगों को अच्छी चीजें उपलब्ध होंगी और बिल्डर्स के मार्जिन निश्चित रूप से कम हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन का टाइम है, आने वाले समय में भी कंपटीशन रहेगा। तो हिंदुस्तान के जितने भी बिल्डर हैं अपनी प्रॉपर्टी कीमतों में बहुत ज्यादा कीमत बढ़ा तो नहीं पाएंगे, बढ़ाएंगे भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ये होगा कि कीमतें स्थिर रहेंगी। कीमतें कम होने की संभावना इसलिए नहीं है कि लगातार हर दूसरे सेक्टर के पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में आते हैं, तो कीमतें कम नहीं होंगी। लेकिन मैं ये मानूंगा कि आने वाले समय में लोगों को अगर बहुत अच्छा लोन मिलेगा, एलिजिबिलिटी मिलेगी, उनको लोन मिलेगी, तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लोगों की रेंज में आ जाएगी और आने वाले समय में लोग प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। रविंद्र सर, दूसरा जो बड़ा सेक्टर यानी कि मैं कहूं कि पहला जो बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, इस नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले अगर किसी सेक्टर की हुई है तो वो बैंकिंग सेक्टर की हुई है, क्योंकि पैसा जो लोगों के घरों में था या काले धन के रूप में कहीं ना कहीं जमा था वो पूरी तरह से बैंकों में आया। बैंकों में कैश फ्लो जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ, यानी कि बहुत अच्छे माहौल में बैंकिंग सेक्टर 2017 में प्रवेश कर रहा है। आने वाले इस पूरे साल में आप इस सेक्टर में किस रूप में उम्मीदें देखते हैं और आम लोगों को कितना फायदा मिल सकेगा? निस्संदेह मोनेटाइजेशन के कारण बैंकों में बेहताशा बचत खाते एवं करंट अकाउंट में वृद्धि हुई है। इससे बैंकों की लायबिलिटी साइड इंप्रूव हुआ है, जिसका लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट यह होगा कि ब्याज की दरें कम होंगी, डिपॉजिट पर भी कम होगी और एडवांसेस पर भी कम होगी। ठीक है, एडवांसेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण ग्राहकों को फायदा होगा। हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट कम होगी, कार लोन की इंस्टॉलमेंट्स कम होगी। इससे एक नया बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को। टेम्परेरी, यस, कुछ समय के लिए या कुछ माह के लिए मांग जरूर कम हो सकती है, परंतु आने वाले समय में जैसे जैसे बैंकों की जमा की लागत कम होगी, ब्याज की दरें उधारी पर भी कम होंगी। यानी कि बैंकिंग सेक्टर को तो फायदा हुआ ही है और जाहिर तौर पर चूंकि अगर कैश फ्लो बैंक में बढ़ा है तो इसका फायदा आम लोगों को भी सीधे तौर पर मिल सकता है। उम्मीद कम से कम लोग ये कह सकते हैं कि जो उनकी ईएमआई है वो कम हो सकती है और ब्याज दरों में कटौती भी इस मामले में संभव है और इसके अलावा बाकी भी फायदे होंगे। मैं बाकी भी अलग अलग विषयों में बातचीत उनसे लगातार करता रहूंगा। बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश जोशी जी हैं जो कि हमारे साथ में जुड़े हैं, ये टैक्स से जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स का दायरा जो है सब लोगों की निगाहें इस समय उसके ऊपर टिकी हुई हैं। इस बार थोड़ा सा जल्दी बजट आने वाला है, आम बजट, और उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान इनकम टैक्स के दायरे से संबंधित हो सकता है जो सीधे सीधे आम लोगों को प्रभावित करेगा। किस तरह की उम्मीद आप इस सेक्टर में कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने चूंकि कैश डिपॉजिट को रोकते हुए बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है जी। तो मेरा जैसा मानना है, चूंकि आदमी को, हर करदाता को सारे पेमेंट अब चूंकि चेक से या ऑनलाइन करना होंगे, इसलिए शासन सरकार ये कर सकती है कि वो लिमिट, बेसिक लिमिट जो है उसको बढ़ा सकती है। ऐसा है। कितना उम्मीद कर रहे हैं राजेश जी, कितना उम्मीद करें इससे? और शासन आप समझ लें कि 2 से 3 हजार करोड़ मिलना चाहिए इसको। करदाताओं में तो काफी इजाफा हुआ है। हाँ। क्योंकि दूसरा क्या हुआ कि जितने जब 133(6) में जिन लोगों ने जाके पैसे बैंकों में जमा किए हैं, उनके कारण गवर्नमेंट ने 133(6) एक आयकर की धारा है, उसके तहत रिटर्न भरने के पहले नोटिस जारी किए हैं। ठीक है। और उसमें काफी सारे काले धन के खुलासे हुए हैं, तो वो भी करदाता नए करदाता के रूप में मिले हैं। ऐसा है। ठीक है, यानी कि वित्त मंत्री जो अरुण जेटली साहब भी कल ही ये बात कह रहे थे कि
प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में काफी अच्छी इनकम हुई है, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि नोटबंदी के जो ऐलान के बाद इन सब पर असर पड़ने वाला है, लेकिन उसमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी अच्छा स्थितियां बनी है। इनकम को बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन कर सके, चूंकि ये उम्मीद की जा रही है कि ये दायरा कम से कम अब बढ़ेगा, तो इनकम का बाकी बेहतर प्रबंधन अब हो सकेगा। इस रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस आने वाले साल में लोगों के लिए? राजेश जी। मेरी सभी करदाताओं से गुजारिश है कि वो अपना लेजिटिमेट जो टैक्स बनता है उसको अदा करें। अपना अगर वो करदाता नहीं है और उनकी लायबिलिटी अगर आती है, कर दायित्व अगर आता है, तो उन्हें सबसे पहले पैन नंबर लेना चाहिए। किसी और का पैसा अपने खाते में जमा नहीं करते हुए अपने ही पैसे, अपने ही व्यापार की सही जानकारी दें, अपने कर सलाहकार से संपर्क करें और जो सही आय है उसकी जानकारी प्रेषित करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में आदित्य मनिया जैन साहब भी हैं, जो कि शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। उनके पास चलते हैं। आदित्य मनिया जैन साहब, शेयर मार्केट दरअसल हमेशा से उतार चढ़ाव भरा सेक्टर रहा है। कभी किसी भी तरह का कोई सेंटिमेंट देश के भीतर देखने को मिलता है तो उसका असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलता है। नोटबंदी के बाद भी कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिली है, कभी ऊपर गया तो कभी नीचे आया, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शन इस बार कम से कम इस बड़े फैसले के बाद शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी हाल में जब 2017 के लिए आप देखते हैं आने वाले समय में शेयर मार्केट में आप किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? चूंकि निवेशक जो हैं, नए लोग जो अगर जुड़ना चाहें या जो लंबे समय से निवेशक इसमें रहे हैं, उन लोगों के लिए आप इस आने वाले साल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं 2017 को कोई बहुत अच्छा तो नहीं देखता हूं, लेकिन एक नॉर्मल रिटर्न के लिए तो डबल डिजिट में रिटर्न देखता हूं स्टॉक मार्केट में। हमने देखा कि 2016 में 2% का रिटर्न दिया, लेकिन जहां मेटल ने 43% का दिया, तो फार्मा ने नेगेटिव रिटर्न दिया। मेटल के अलावा जो ऑटो सेक्टर ने 9% दिया, एनर्जी ने 17% रिटर्न दिया, मिड कैप ने 6% दिया। तो ये रिटर्न जो है हम इस साल बनाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने 2 इवेंट है। एक तो बजट एक इवेंट है, नोटबंदी के बाद बजट पे हमारी नजर रहेगी। अगर सरकार जो है टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करती है तो मैं समझता हूं बाजार में एक बड़ा पैसा आएगा, बाजार का कैपेक्स बढ़ेगा। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो उनकी विदेश नीति क्या होगी, भारत के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे और वो जॉब फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर जो है बाजार में एक बड़े इवेंट रहेंगे। हालांकि जेनेट एलन ने जिस तरीके से कहा कि हम 3 बार 2017 में ब्याज दर बढ़ाएंगे, तो ये केवल नेगेटिविटी हमारे सामने दिख रही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने जो नोटबंदी करी थी, इसके आने के बाद जब सरकार, कल माननीय प्रधानमंत्री कल खुलासा करेंगे और उसके बाद जो स्कीम आती है उसमें कितना पैसा आता है, तो मेरे हिसाब से लगभग सरकार का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। और अगर सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, लोग टैक्स भरने के प्रति सजग होते हैं, तो सरकार के पास काफी बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जहाजरानी में, पानी, बिजली, दोनों इन क्षेत्रों में सरकार निवेश करेगी। जहां से निवेश करेगी तो ये चारों सेक्टर जीडीपी पे पॉजिटिव ग्रोथ डालते हैं और ये जॉब क्रिएट भी करते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि डबल डिजिट तो रिटर्न देगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे रिटर्न तो नहीं देख रहा हूं 2017 में, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा हमारे पर लगातार बढ़ा रहेगा। ठीक है, मैं उस पर भी आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा कि कहां किस किस सेक्टर में किस तरह की उम्मीदें हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी मोटी मोटी वजह अमेरिका के जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अलावा क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। इन सब के बीच हमारे साथ में सिद्धार्थ सराठे साहब भी हैं, जो कि बीमा के एक्सपर्ट हैं। सिद्धार्थ साहब, आपने अभी अब तक की जो चर्चा सुनी, बैंकिंग सेक्टर की बहुत अच्छी स्थिति है, सरकार की कहीं ना कहीं, अब हालांकि पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जब खुलासा होगा तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं सरकार का भी इस पूरे फैसले के बाद में बढ़ा है। लोगों में भी टेंडेंसी बढ़ी है कि वो अपने इनकम टैक्स को लेकर अब जागरूक हुए हैं और धीरे धीरे अब कैशलेस इंडिया की तरफ, कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ देश बढ़ रहा है। इन सब के बीच बीमा सेक्टर्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में आप किस तरह की उम्मीद देखते हैं? जी नमस्कार। देखिए, अभी यदि मैं बात करूं, जैसा जोशी जी ने बताया अभी टैक्स को लेके, अभी राजेश मनिया जी ने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड बताया जी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया डिजिटल इंडिया या कैशलेस इंडिया करने का, तो इंश्योरेंस सेक्टर की यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल अपने यहाँ इंडिया की यदि हम बात करें, कोई भी चीज जब नई आती है तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। ठीक है। यदि हम बात करें ओएनडी या जेएफएम जैसे महीनों की, जो इंश्योरेंस का पीक मंथ होता है, यहाँ पे यदि एक बिजनेसमैन 12 मासी कमाई नहीं करता तो कम से कम इंश्योरेंस वाला 6 महीने में उसका बाकी बचा हुआ 6 महीने को रिकवर करता है कमाई के रूप में। तो इनिशियली यदि मैं बात करूं, जो आज ऑनलाइन को बढ़ावा मिला है या
हम बात करें जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं या बड़े व्यवसायी हैं जिन्होंने थर्ड पार्टी, यदि मैं बात करूं पेटीएम जैसी सर्विसेज हैं या अदर्स ऑनलाइन की जो सर्विसेज हैं, तो थोड़ा सा इनिशियली लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। यदि मैं बात करूं टैक्स की, तो चूंकि जैसा कि अभी जोशी जी ने बताया कि लोगों को क्या सभी को, हमारे जो टैक्स वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, तो नो डाउट इंश्योरेंस में भी यदि हम बात करें जिन लोगों को 80D की या 80cc की रिबिट लेनी रहती थी, लाइक जैसे लाइफ इंश्योरेंस में जो इन्वेस्ट करते थे या हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते थे, तो पिछले यदि मैं 1 महीने की बात करूं, 8 नवंबर जब 12 बजे डिनोमिनेशन की जब घोषणा मोदी जी ने करी थी, तो नो डाउट इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। लोगों को ऐसा लग रहा था यार अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, लेकिन सडनली 15 दिन के बाद जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उछाल आया, लोगों ने, यदि अभी भी मैं बात करूं, पहले लोग ऑनलाइन में बिलीव नहीं कर रहे थे, एजेंट्स को काफी सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन यदि मैं बात करूं 15 दिन की, तो हर, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सभी में जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है। चाहे वो प्रीमियम की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं इंडिया में एक्सेप्टेंस को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन शायद मैं यदि बात करूं इंश्योरेंस को लेके, लोगों को जब से ऑनलाइन वाली, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है तो आदमी पुरानी चीज को बेटर मानता है। जैसे यदि एटीएम्स की बात करूं, बैंकिंग में जो सर यूनियन बैंक से बता रहे थे कि यदि एटीएम्स की भी बात करूं, आज भी रूरल एरियाज में लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से बेनिफिट तो मिलेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ता है। ये टेंडेंसी भारत में कम से कम लोगों में देखने को मिलती है। मुझे नहीं लगता, मैं आप सभी से चर्चा लगातार करता रहूंगा, क्योंकि हमने अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट से बातचीत करने की कोशिश की। कमोबेश सभी की राय यह है कि नोटबंदी की वजह से, जैसा कि माना जा रहा था कि विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, स्थितियां वैसी नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर इसका असर पड़ा है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं पड़ा जितना कि उम्मीद की जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी। लिहाजा अब जब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग इन सेक्टर्स में निवेश करने से पहले किन किन सावधानियों को बरतें हैं, क्योंकि देश कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो डिजिटल होते इंडिया के बीच आप किस तरह से कदमताल कर सकें और इन सेक्टर्स में निवेश कर सकें, बेहतर निवेश कर सकें और बेहतर उससे कमाई कर सकें, अपने बजट को बेहतर बना सकें, चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नया साल और आपका बजट, खास पेशकश लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को हमने यहां पर इकट्ठा किया और आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं कि साल 2017 जिसमें पूरा देश प्रवेश कर रहा है नई उम्मीदों के साथ, नोटबंदी की आशंकाओं और उम्मीदों के साथ, तो ये आने वाला साल किस तरह से आपके लिए और हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव उम्मीदें लेकर आया है, लेकिन इन सब के बीच कैसे हम इस पूरे माहौल में अपने बजट को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में कहां पर हम बेहतर निवेश कर सकते हैं, इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान साथ में, इस बीच हमारे साथ में एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, दीपचंद जैन है जो कि सराफा कारोबारी हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर बाकी जो चर्चा है हमारी उससे आगे बढ़ाते हैं। दीपचंद जैन साहब, ये जो बड़ा फैसला नोटबंदी को लेकर हुआ साल 2017 में, इस नोटबंदी के इस ऐलान के बाद सराफा का जो क्षेत्र है या सराफा कारोबार है, उस पर आप किस रूप में असर देखते हैं इसका? थोड़ी परेशानी हुई नोटबंदी को लेके, लेकिन जो देश हित में जो कार्य किया गया है बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आने वाले समय में लोगों का उत्साह जो है वापस से उसी तरह हो जाएगा जिस तरह नोटबंदी के पहले था। लोगों की खरीदारी अच्छी होगी और व्यापार भी अच्छे चलेंगे। किसी तरह का कोई निसंकोच संकोच ऐसा कहीं पे भी प्रभावित नहीं होगा आने वाले समय में। जैसे कि सोने के दाम जो है वो लगातार पिछले कुछ समय से कम होते जा रहे हैं, चांदी के दाम भी कहीं ना कहीं स्थिर है, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने की स्थिति बनती रहती है, यह रूटीन प्रक्रिया है। इन सब के बीच ये जो हालात हैं, इसमें आप आगे क्या उम्मीद करते हैं? क्या बेहतर होगा सराफा कारोबार में? सराफा कारोबार के लिए निवेश करना इसमें? हाँ, अच्छा ही होगा। सराफा कारोबार ये अच्छा ही रहेगा। 2017 जो है आने वाले समय में सभी को खुशहाली देगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। रविंद्र कुमार साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अब चूंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, सरकार पूरी तरह से इस बात पर जोर दे रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बड़े से ज्यादा मात्रा में करें। सरकार की तरफ से इसके लिए बकायदा इनामों तक का ऐलान किया गया है कि जो इस तरह का ट्रांजैक्शन करेगा उसे इनामों का इनाम दिया जाएगा, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है लकी ड्रॉ के जरिए और डिजी धन के जरिए। ऐसे में लोगों के बीच इस बात की आशंकाएं भी काफी बढ़ गई हैं कि अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें उनके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये किस तरह की आशंकाएं हैं, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसके जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं और कैसी सावधानियां बरतने की जरूरत है?
देखिए, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऑथराइज या सिक्योर्ड वेबसाइट के माध्यम से ही हम ट्रांजैक्शन करें। सिक्योर्ड वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जब उसमें आप देखेंगे ट्रांजैक्शन करते समय उसमें एक लॉक बन के सामने आ जाता है, या जो आपने HTTP में एड्रेस टाइप किया है वो ग्रीन कलर में आ जाता है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये वेबसाइट एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, वहां पर आप बेझिझक अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कभी भी हम अननोन कंप्यूटर पर, सिस्टम पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय प्रॉपरली उससे एग्जिट हो और किसी भी प्रकार का ऐसी संभावना ना छोड़े कि जहां पर कोई पासवर्ड हमारा या आईडी वगैरह सेव हो या रह जाए। सिमिलरली जब हम एटीएम से भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एटीएम में भी बहुत बार हम ट्रांजैक्शन करके जल्दीबाजी में निकल जाते हैं, लेकिन हमें वहां भी एग्जिट जरूर प्रेस करना चाहिए जिससे कि आप वहां से बाहर आ सकें। अन्यथा नेक्स्ट व्यक्ति जो भी क्यू में है वो आप ही की ट्रांजैक्शन में उसमें फर्दर ट्रांजैक्शन करके उसका मिस यूटिलाइज कर सकता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, इनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शहरों में तो ये बहुत संभव है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, मोबाइल स्मार्टफोन आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी मोबाइल की संख्या बढ़ गई है। लेकिन आप लोग लगता है कि जो ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है उसका फायदा ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी मिल सकता है, वो भी इसमें उतनी ही भागीदारी निभा सकते हैं जैसे कि शहरी इलाकों के लोग निभा सकते हैं, और हाँ तो फिर किस तरह से? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। उनको इस प्रकार से बहुत ज्यादा ऑनलाइन की मैं नहीं समझता कि आवश्यकता होगी जिस प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे। सपोज ग्रामीण क्षेत्र में है तो हो सकता है उसका लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड अपने जो सर्किल है उसमें उनको ट्रांजैक्शन करनी पड़े, तो उनके अकाउंट नंबर या उनके मोबाइल अपने ऑनलाइन जो मोबाइल का ऐप है उसमें ऐड कर सकते हैं और IMPS के माध्यम से 5 मिनट में एक बैंक से दूसरे बैंक में भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कि सावधानी आप जरूर रखें। डिजिटल इंडिया की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उन तमाम सावधानियों को बरतें और ये बहुत आसान काम है। जाहिर तौर पर आपकी और हमारी जिंदगी को ये तमाम जो चीजें हैं वो आसान करने वाली है, लिहाजा इसे बर्डन ना समझें बल्कि इसे आसान समझें। इससे आपकी जिंदगी में और बेहतर फर्क पड़ने वाले हैं, आने वाले समय में उसका असर देखने को मिलेगा और उस पर हम चर्चा करने की कोशिश भी यहां पर कर रहे हैं। बाकी सेक्टर्स की तरफ भी रुख करते हैं। आदित्य मन्या जैन साहब, शेयर मार्केट का आप यहां पर जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि और वैसे भी ये सेक्टर ऐसा है कि विदेशी बाजारों के सेंटिमेंट्स का असर हमेशा भारत के बाजारों पर देखने को मिला है, लिहाजा आपने कहा कि अमेरिका में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वहां पर राष्ट्रपति के रूप में, उसका असर यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर आप सेक्टर वाइज बता सकें कि किस सेक्टर में आगे आने वाले समय में चूंकि लोग जो निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं वो किस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, या कौन सा सेक्टर है जहां पर निवेश करने से लोग बचें, वहां पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है, अगर आप बाइफरकेट करके बता सकें। देखिए, अभी जो हमने देखा कि पिछले जो इंडेक्स ऊंचे से वापिस नीचे आया है, तो ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन काफी ऊपर हो गए थे और वो काफी नीचे आए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो सेक्टर बहुत अच्छे, लेकिन हमको FMCG सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को नहीं भूलना चाहिए, इनमें भी बहुत अच्छा है। हमने पिछले 1 साल से देखा कि फार्मा सेक्टर लगभग 16% गिर गया है। अभी भी कुछ दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे अगर आते हैं तो अपन थोड़ा सा इन पर भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मैं 2 बात IBC के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 बात, अगर सरकार को नोटबंदी के बाद आम जनता को ऐसा लगता है कि देश में टैक्स भरना चाहिए और टैक्स भरने की अलग जग जाती है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिर हमें दुनिया में किसी से बात करने की जरूरत नहीं, मार्केट में का कैपेक्स इतनी तेजी से बढ़ जाएगा और रिटर्न बहुत तेजी से बढ़ेंगे और पूरा बाजार चल जाएगा। अगर हम सोचे, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया कि बाजार में डबल डिजिट रिटर्न था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार नहीं चलेगा। आज 3,500 कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड है, उसमें ना कुल 300-400 कंपनियां ऐसे रहेंगी जिनमें बड़ा मोटा पैसा मिलेगा। उसमें आपको लोगों को छांटना पड़ेगा और उनकी न्यूज देखना पड़ेगी, उनके रेवेन्यू देखना पड़ेंगे। मोनेटाइजेशन के बाद निश्चित तौर पर हमारे देश में कंज्यूमर 137 करोड़ है, तो जो कंजम्पशन वाली कंपनियां हैं, उनकी जो अच्छी कंपनियां हैं उनको पकड़ कर रखना पड़ेगा। अभी रेस्तरां कारोबार में हमने देखा, रेडीमेड कारोबार देखा, साइकिल उद्योग देखा कि बहुत तेजी से गिरे, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र थे और संगठित क्षेत्रों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति ज्यादा खराब हुई है। तो अगर सरकार टैक्स के रूप में पैसा लेके इन क्षेत्रों को पैसा देती है, तो आप ये मान के चलिए कि इरिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और फूड में
बहुत तेजी से बदलाव आएगा और अगर इन दिग्गज कंपनियों को हम खरीदेंगे तो बहुत बड़ा मोटा पैसा बना सकते हैं निवेशक जी। लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार से बात करिएगा, मार्केट पर नजर रखिएगा और अपना जो नजरिया है वो लगभग 2 से 3 साल का रखिएगा। शॉर्ट टर्म में आप पैसा सोचेंगे निवेश कर रहे हैं तो परेशानी, निवेश पर नजर बना के रखिए और एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद निवेश करें। ये हर सेक्टर में लागू होता है, ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं, ये हर सेक्टर की बात है। और बहुत काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आदित्य और इसके पहले आपने बात करी थी डिजिटलाइजेशन की, तो उसमें साइबर क्राइम पर सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। राजेश जोशी साहब, यहां पर चूंकि हम 2017 की बात करते हैं, 1 अप्रैल 2017 ये वो तारीख एज्यूम की जा रही है, माना जा रहा है कि इस दिन जीएसटी लागू होने वाला है, जिससे टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। पिछले करीब 10 साल से ये जो बिल है वो अटका हुआ था, लेकिन आखिरकार तमाम रुकावटों को पार करते हुए ये बिल पास हो गया है। जीएसटी लागू हो सकता है, ये इस साल का एक बड़ा कदम होगा। लिहाजा इसको आप आम लोगों की जिंदगी में किस रूप में इसका असर देखते हैं? जीएसटी का पूरे देश में सभी पार्टियों ने सभी उसमें स्वागत किया और एक रूप से सहमत होते हुए इसको बिल को पास किया था। लेकिन जहां तक अभी जो कल की जो बैठक हुई है, इससे मालूम होता है कि जुलाई से पहले ये पास इफेक्टिव तो नहीं हो पाएगा जी। लेकिन इसके पहले मैं एक और, जैसे आयकर पे आपने एक चीज पूछी थी, मैं बताना चाहूंगा कि काले धन का जो मूल कारण होता है कर चोरी। हाँ। तो आदमी को अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नॉन फाइलर्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, वो जो मॉनिटर करता है कि कितने लोगों ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ठीक है। तो वर्ष 14-15 में 67 लाख लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वो लोग अपने रिटर्न दाखिल करते हैं तो सरकार को पैसा मिलेगा और राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण रूप अदा करेगा वो। तो जहां तक जीएसटी का आपने कहा है, जीएसटी आएगा और भाव कम होंगे उसमें, शुरू में जरूर लगेगा, लेकिन राष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ठीक है राजेश जी, हालांकि मैं बहुत सतही सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। आपने चूंकि इस बारे में खुद आगे की बात कही है, जनरली जो लोग सैलरीड हैं उनकी सैलरी में दरअसल उनकी इसके हिसाब से टीडीएस कटने की व्यवस्था रहती है, लेकिन वो लोग जनरली ये कहते हैं कि क्योंकि टीडीएस के जरिए हमारी ऑलरेडी इनकम टैक्स में से टैक्स कट चुका है, तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्या वाकई में इस तरह की जरूरत है या इसमें कुछ बदलाव करना, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है? नहीं, जरूरी है। कर पूछा आपने, कटौतरा टीडीएस जिसको बोला जाता है, टीडीएस नियोक्ता या मालिक की, जिसके वो कर्मचारी हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पेमेंट कर रहा है उसको, उसमें से पूरा टीडीएस उसका कट के गवर्नमेंट खाते में जमा हो जाना चाहिए। ये उस नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो टीडीएस काट के जमा कराए। लेकिन अब इसके कर्मचारी के पार्ट पे अगर देखा जाए, एम्प्लॉयर के पार्ट पे, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो केवल उसकी सैलरी से इनकम नहीं होती, उसकी गृह निर्माण से, अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी होती है, कैपिटल गेन की भी इनकम होती है, ब्याज बट्टे की भी इनकम होगी, और हर तरह से जितने भी शेयर है उन सभी स्रोत से उसकी जो आमदनी होती है उन सबको मिला के उसको अपना रिटर्न और दाखिल करना चाहिए और उसको अपना जरूर फाइल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप नियमित टैक्स पेयर हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कट गया हो टैक्स उसका, इनकम टैक्स आप रिटर्न बिल्कुल जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक का प्रवक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी चूंकि हमारे साथ बाकी भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे अलग अलग सेक्टर्स को लेकर कि निवेशकों को आने वाले समय में क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या सावधानी वो बरत सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। नया साल और आपका बजट, हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। हम ये यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नए साल में अपने बजट को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह का निवेश आप कर सकते हैं, या निवेश करने से पहले किन तरह की सावधानियों को आप बरतें ताकि आप अपने बेहतर बजट का समावेश कर सकें। अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं, जबकि नोटबंदी का बड़ा ऐलान किया गया तो ये ऐसा कहा गया, कितनी सच्चाई इसमें है ये तो जाहिर तौर पर जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कहा गया कि ज्यादातर काले धन जो है उसको लोगों को खपाने के लिए रियल एस्टेट में इसको खपाने के लिए रियल एस्टेट में उसको निवेश करके रखा हुआ था। ये एक अलग विषय है, लेकिन इन सब के बीच चूंकि अब ये कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग रियल एस्टेट में आगे निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं, चूंकि कई सारी लिमिट्स बांधी गई हैं पैसा निकालने को लेकर, पैसा जमा करने को लेकर, इन सब के बीच कैसे ट्रांजैक्शन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे निवेश कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है, इसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए
और सबसे खास बात यह है कि इस वक्त मैं बोलूंगा जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो ऐसी जगह पे काम करते हैं, मैं बोलता हूँ जिनका छोटा ढाबा है या बड़ा ढाबा है, रेस्टोरेंट है, चाहे उनके पास एक फ्लोर मिल क्यों ना हो, ट्रांसपोर्ट के जो छोटे काम है, ट्रक ड्राइवरी क्यों ना हो, मैं चाहूंगा हर सेक्टर के लोग इस मौके का फायदा उठाएं। क्योंकि सरकार आपको, अगर आपकी इनकम स्लैब में आती है या जो भी स्थिति बनती है, अगर आप कुछ टैक्स आपके ऊपर लगता है आप टैक्स दें, अकाउंट खोलें, आपकी जो पूंजी है वो बैंक में रखें, और जैसे ही आप टैक्स पेयर होंगे आने वाले समय में जब भी आप किसी भी तरह का छोटा बड़ा प्रॉपर्टी का में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जैसे सरकार की बातों से या मीडिया में जिस तरह की न्यूज आती है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ब्याज दरें हैं वो कम होंगी, और मेरा ऐसा मानना है और मेरी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में 10 लाख 20 लाख 30 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसमें लोन 6-7-8% शायद ना हो जाए। और जो बिल्डर इस तरह के प्रोजेक्ट लेते हैं, जो टिकट साइज जिनका 20 लाख 10 लाख 12 लाख 8 लाख है, ऐसे प्रोजेक्ट के जो कमर्शियल लोन है, बैंक भी अगर कम रेट पे उपलब्ध कराते हैं तो बहुत समय में, आने वाले समय में बहुत कम कीमतों में, क्योंकि ब्याज दर कम रहेंगी, बहुत बड़ी मार ब्याज की पड़ती है प्रोजेक्ट में, तो आने वाले समय में बिल्डर काफी कम रेटों पे चीजें उपलब्ध करा पाएंगे। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि वो टैक्स बटाएं, और जो एक सरकार ने कितना मौका अच्छा दिया है, इसमें मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। और जैसी आप, जितनी भी आपकी इनकम है, यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो आप मान के चलिए सरकार आपके लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध कराती है यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मकान लेते हैं प्लाट के लिए। पहला प्लाट लें या दूसरा प्लाट लें, पहला मकान लें या दूसरा मकान लें, तो अब हिंदुस्तान में 3 लाख या 2 लाख से मकान बनाना बिल्डर चालू कर चुके हैं, सरकार की ऐसी योजनाएं बन चुकी हैं, सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी। तो मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाएं, और डिजिटल इकोनॉमी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह के कार्ड का इस्तेमाल करना सीखें, और आने वाले समय में प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है वो नगद के बारे में न सोचें, वो दौर चला गया, कभी नहीं आएगा। आप कार्ड से उसका पेमेंट करें, उसका बहुत बड़ा फायदा उसका स्वयं का होगा, सरकार और बिल्डर का सेकेंडरी है, उसका स्वयं का बहुत बड़ा फायदा होगा। इस तरह के नई धारा में अगर जोड़ते हैं। हमने चूंकि यहाँ पर बैंकिंग अधिकारी से जानने की कोशिश की रविंद्र जी से, कि कैसे इस तरह के जो ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके बेहतर और सेफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे सावधानी बरत के। लेकिन इन सब के बीच जमीन खरीदने से पहले कई बार इस तरह के मामले निकल के आते हैं कि जमीन बेचने वाले फ्रॉड होते हैं, या जमीन को खरीदने के दौरान कई तरह की दिक्कतें पेश आ जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एक सबसे बढ़िया मैं चाहूंगा, एक डॉक्टर की शरीर की जरूरत होती है, वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वकील का साथ रखें, और कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं सबसे बढ़िया कोशिश करें कि उसमें यदि आप प्लॉट या मकान लेते हैं तो कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक में उसका लोन लें, और लोन तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट होगा, आप टैक्स पेयर होंगे, आपको अच्छा लोन मिलेगा। जैसे आप लोन लेने की कोशिश करते हैं तो मान के चलिए जो बैंक होता है वो जब एक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देता है तो उसकी पूरी फाइल को चेक करता है, और उस फाइल को अपने बैंक में, प्राइवेट सरकारी दोनों बैंकों में उसको एक मार्क कर लेते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी क्लियर कट है, हम इसमें आपको लोन देंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज है, बैंक के माध्यम से आपको लोन मिलेगा और इस तरह से चीजें हो जाएंगी। और कोशिश करें कि जो रेपुटेड बिल्डर हैं उनके साथ जुड़ें। और आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बहुत समय से हमारी राज्य सरकार ने और हमारे देश की सभी प्रदेशों की सरकारों ने हमारे रिकॉर्ड्स को, हमारे जमीन के भू अभिलेख जो होते हैं वो नक्शे का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। उनके सारे रिकॉर्ड नेट्स पे अवेलेबल हैं, उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह की धोखाधड़ी की संभावना, अगर आप सजग हैं, जागरूक हैं और एक अच्छे कंसल्टेंट को रखते हैं तो कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये मुझे इसकी पूरी सावधानी बिल्कुल बरते हैं। यानी जैसे कि जो बात आदित्य मनिया जैन साहब ने कही थी कि कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं तो उससे पहले आप सावधानी बरतें, और उस निवेश को आप कर रहे हैं उससे पहले तमाम के इफ्स और बट्स पर आप जरूर से ध्यान दें। कहां पर लूप होल्स हो सकते हैं तो उसको पूरी तरह से करें, अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखें, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा सिद्धार्थ सराठे साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बीमा सेक्टर की बात करें। आपने कहा कि बीमा सेक्टर पे जब से ये नोटबंदी का ऐलान हुआ उसके बाद जबरदस्त बूम देखने को मिला है। आने वाले 2017 की अगर बात करें, किस बीमे को आप मानते हैं कि ज्यादा बेहतर रहेगा कि इसमें अगर निवेश आदमी करता है, व्यक्ति करता है इंश्योरेंस के सेक्टर में, तो किस तरह का बीमा वो हो सकता है? क्या आप सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आईबीसी को धन्यवाद दूंगा जो इतना अच्छा इनिशिएट लिया। यदि मैं कस्टमर्स की बात करूं, जैसे अभी धोखाधड़ी की बात हो रही थी, तो जो कैशलेस या डिजिटल इंडिया सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे पहली बात तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग कैश लिक्विडिटी घर पे रखते थे, या बीमा एजेंट को या बीमा व्यवसायी को या जो भी अभिकर्ता उनके पास आता था, उसको वो कैश की बात करते थे और ऑफरिंग की बात करते थे। तो पहली बात तो यदि वो ऑनलाइन कर रहा है, यदि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसके मोबाइल में यदि एटीएम है, उसको पासवर्ड डालना है, उसके पास वो ओटीपी नंबर जो होता है वो आता है। यदि क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड मंडेट करता है, तो जो सीपीवी नंबर जो पीछे दिया रहता है उसकी फोटोकॉपी ना दें, ये आम जनता के लिए है। फ्रंट वाला जो जिसमें नंबर डाला रहता है वो दें। तीसरी चीज की कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी रिसिप्ट मिलेगी आपको। जो भी आपका बीमा अभिकर्ता आपके पास आ रहा है, या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं स्वाइप करने के लिए, या मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें ईमेल आईडी मांगा जाता है, उस ईमेल आईडी में आपकी सारी चीजें आएंगी, रिसिप्ट भी आएगी, और आपके पास जो मोबाइल है, इनिशियली ऑनलाइन सुविधा ये चीज हो गई कि आज 2 दिन 4 दिन आदमी को करवाने के बाद जो परेशान होना पड़ता था वो खत्म हो गई है। आप अभी यदि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड आपके पास सारी चीजें ऑनलाइन आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। और यदि मैं बात करूं जो आपने बोला कि किस मतलब बीमा में कौन सा सेक्टर, तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में अभी टर्म प्लान पे लोग ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, जिसमें सम एश्योर्ड काफी हायर साइड होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो यदि मैं बात करूं, क्योंकि वैसे ही डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया की, अब लोगों को कैश तो रखनी नहीं है अपने पास। जो भी रहेगा वो थ्रू अकाउंट होगा, जो भी रहेगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। मतलब किसी को कुछ कैश में करने की जरूरत नहीं है। जो भी है ऑनलाइन हो रहा है, कैशलेस हो रहा है, तो घबराने की किसी को भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, और सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगा। जहां सवाल मैं बात करूं, जैसे यदि मैं बात करूं 125 करोड़ हमारी जो, यदि मैं बात करूं जैसे कि अभी मान धनिया जी ने बताया 137 करोड़ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो और उल्टा बोलूंगा कि इंश्योरेंस में 7 साल का बच्चा भी कवर ले सकता है। यदि मेडिक्लेम की बात करूं तो 16 साल का बच्चा और 75 साल का व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। हेल्थ, और यदि मैं टोटल सारे इंश्योरेंस को कंपाइल कर लूं, चाहे वो जनरल हो या बाकी सारी, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 2017 बहुत अच्छा बूम लेके आएगा। क्योंकि रहा सवाल, हम किसी एजेंट को कैश दे देते थे और 4 दिन 5 दिन मान लीजिए कभी किसी कस्टमर को परेशानी उठानी पड़ती थी, तो वो अब नहीं उठानी पड़ेगी। डिजिटलाइजेशन की वजह से, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो उसकी वजह से उसको काफी राहत मिलेगी। चलिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन है। मेरे पास अब मेरे पास समय की कमी है, मैं चूंकि अब चर्चा को खत्म करने की स्थिति में आपकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दीपचंद जैन साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सराफा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय अगर निवेश करना चाहता है इस आने वाले साल में, चूंकि नोटबंदी के बाद जिस तरह की का माहौल बना, चूंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भी बना। डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप लीगल आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है, और इस कार्यक्रम में भी कमोबेश यही बात निकल के आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सोने में निवेश करना चाह रहा है, वो जिस भी रूप में, चाहे गहनों के रूप में, चाहे बिस्किट के रूप में सोना खरीदना चाह रहा है निवेश के रूप में, तो क्या क्या सावधानी वो बरते? सबसे पहले तो ज्वेलरी अगर परचेज करना है तो हॉलमार्क ज्वेलरियां अभी आजकल मार्केट में चल रही है, वो हॉलमार्क देख ले और दुकानदार से पूछ ले, और उस हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अभी सबसे अच्छा अवसर है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले 33,000 34,000 गोल्ड का रेट गया था। अभी नोटबंदी के कुछ दिन, 5 दिन तक के ऐसा बाजार में रूमर आ गया था कि 44-45 सोना हो गया, लेकिन वो सब बकवास था। कुछ एक काम हुए होंगे, नहीं हुए। एक्चुअल में अभी सोना जो है 28,000 का रेट है, और आने वाला समय जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे बिस्किट के रूप में चाहे करे, या घर में शादी है या प्रोग्राम है, तो ज्वेलरी परचेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अच्छे बड़े शोरूमों में जाके और हॉलमार्किंग चेक कर ले, बिल ले ले में। और आजकल तो कार्ड के माध्यम से जो पेमेंट हो रहा है, डिजिटल कार्ड के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, तो किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी अब बकवास और बोगस काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि सावधानियां बरतें, हॉलमार्क का लगा हुआ सुना है, आप उसको रहें, और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो उसकी रसीद जरूर अपने पास रखें, ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की कोई बातें होती हैं तो आपके पास उसका प्रूफ रहे। तो कुल मिला के इन सब के बीच चर्चा अब आखिरी दौर में पहुंच रही है। रविंद्र कुमार कश्यप साहब, मैं चाहे जिस सेक्टर की बात करूं, तमाम जो सेक्टर हैं, चाहे वो शेयर मार्केट है, वो टैक्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था से
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं अगर निवेश करना है तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही होकर करना है। लिहाजा मैं आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा कि आप बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधि होने के नाते आम लोगों को क्या सलाह आने वाले 2017 के लिए देना चाहते हैं? 2017 के लिए आम लोगों के लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक कैशलेस हो, अपने सभी भुगतान ऑनलाइन, पेटीएम या जो दूसरे ऐप लॉन्च किए हैं, आज भी कुछ भीम करके ऐप लॉन्च हुआ है, बिल्कुल, या आपका मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान करें। कम से कम कैश का उपयोग करें। कैश का उपयोग यदि आप करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि जितनी भी नई करेंसी या पुरानी करेंसी है उसके ऊपर हमारी अक्सर ये आदत है कुछ ना कुछ लिख देते हैं। आप अपनी इस आदत को बदलें। उसमें भी आप सहयोग करेंगे स्वच्छ भारत अभियान में अगर आप कैशलेस होते हैं और अपनी करेंसी को साफ सुथरा और मेंटेन रखते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का लबोलबाब ये निकलता है कि तमाम सेक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं। नोटबंदी का जो फैसला हुआ था उसके बाद तमाम आशंकाएं भी जाहिर की गई थी कि इस बड़े फैसले के बाद में इस सेक्टर पर ये फला असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बातचीत की, सभी का ये कहना है कि सकारात्मक असर पड़े हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आगे आने वाले समय में सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देश हित में लिया गया ये एक बड़ा फैसला था और इसी फैसले के साथ, इसी फैसले की रोशनी में हम 2017 में प्रवेश कर रहे हैं। लिहाजा अलग अलग सेक्टर्स हैं, अपनी बाहें फैलाकर इस सेक्टर खड़े हुए हैं। आप सोचें, समझें, उसके बाद हर सेक्टर में जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं वहां पर निवेश करें। सावधानियां, ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसमें सावधानियां बरतें। बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। इस सभी के साथ आप सभी स्टूडियो में आए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी IBC 24 परिवार की तरफ से हमारे दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।